So yesterday we discussed on this subject of cost and management accounting और लास्ट में कल अपन ने डिस्कशन किया था कि दे आर सर्टेन स्पेसिफिक टर्म्स। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने के लिए जितना भी आपका खर्चा लगता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट। अब वो एक्सपेंडिचर को ब्रॉडली कितनी भी तरह से आप आइडेंटिफाई कर लो, ये तीन कैटेगरी में जाएगा। वन इज़ मटेरियल कॉस्ट, अनदर इज़ लेबर कॉस्ट। हाँ, लेबर को आजकल थोड़ा अच्छा नाम देते हैं, वी कॉल इट एज एम्प्लॉय कॉस्ट। लेबर थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड फील होता है ना, तो सब्जेक्ट का नाम मतलब चैप्टर में भी नाम आपको लगेगा एम्प्लॉय कॉस्ट है, अंदर वापस वही लेबर कॉस्ट। और उसके बाद में एक्सपेंसेस, क्योंकि वर्ड एम्प्लॉय में क्या होता है कि लेबर भी आ जाते हैं, अपन लोग भी आ जाते हैं, क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। अब ये तीनों जो खर्चे हैं ये आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो कॉस्टिंग की शुरुआत हुई। हाँ, ये प्रोडक्ट बनाया, ये बनाना है, जो कुछ भी करना है, इसमें मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, खर्चे कितने लगेंगे, वो आइडेंटिफाई हुए। वो आइडेंटिफाई होने के बाद अब आप कहेंगे उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, कॉस्ट का मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, जैसे भी समझ लीजिए। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, क्योंकि अपन जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल टुगेदर अलग अलग होता है। ठीक है, नेचर ऑफ मार्केट्स इन विच दे सेल इज़ डिफरेंट, द वे दे मैन्युफैक्चर इज़ डिफरेंट, द पर्पस फॉर विच दे मैन्युफैक्चर इज़ डिफरेंट। तो इतनी सारी डिफरेंसेस होती हैं, और जब इतने सारे फ़र्क हैं तो ऑब्वियसली सब में आपने कहा एक लिस्ट बना लो भाई, मटेरियल 4-5-6 तरह के, लेबर 2-3 तरह के, एक्सपेंसेस 5-6 तरह के, जोड़ लगा दो। नो, दैट मे नॉट वर्क डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के हिसाब से दे आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब क्या कहलाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, चाहे मेरा यूनिट है, ये है, जितने भी मैंने नाम लिखे हैं अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, इन सब में लिखना मुझे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ही है, पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस ये लिखने का तरीका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लिख मैं वही रहा हूँ। मैं आप कहेंगे अकाउंट्स हम करते तो डेबिट क्रेडिट ही है, पर उसका इफेक्ट अलग अलग इंडस्ट्री पे, अलग अलग प्रोडक्ट पे क्या होगा, अलग अलग तरह से आएगा। सेम वे, अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ बिजनेस, मेरे ये इतने सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या हैं, मेथड्स हैं। तो ये मेरे अगले चैप्टर्स हो गए, और ये सब रिपोर्ट्स जब बन जाएगी और मैनेजमेंट को दी जाएगी, तो मैनेजमेंट उसकी हेल्प से क्या करेगा, डिसीजंस लेगा। और वो हमारे 3 चैप्टर कोर्स में है, स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आर ऑल दीज। नाउ सबसे पहला है यूनिट कॉस्टिंग, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट निकालना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो कंपनी सेम प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में हर रोज़ बनाई जाती है, जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था, ये पेन दिन के 200 पीस बनते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ किसने ऑर्डर दिया, क्या हुआ, आपने कहा आपने तो बस सेम बनाना है। और अब वहाँ पर एक एक पीस की अलग अलग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दिन भर के 200 पीस की कॉस्ट की जोड़ लगाई, डिवाइड बाई 200 कर दिया, और कॉस्ट पर यूनिट आ गई। वी कॉल इट एज यूनिट कॉस्टिंग। हाँ, तो आप कहेंगे इसमें फिर होगा क्या? कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट बनेगा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस टोटल लगी, साथ में पर यूनिट आ गया। अब ये पर यूनिट आ गया, आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या? ठीक है, निकाल के अपन ने क्या उखाड़ लिया, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा इसके हेल्प से? मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं। आपने इस बार की कॉस्ट निकाल दी, मैनेजमेंट को लगा बहुत ज़्यादा है, तो मैनेजमेंट अगले साल के लिए क्या करेगा, स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देगा। दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग, कि इसको कितने में बेचना है, लग रहा है इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कम करना है। कोई इसी का स्पेशल ऑफ़र आया, आप कहें स्पेशल ऑफ़र क्या होता है? मान लीजिए रेगुलरली तो मैं प्रोडक्ट बेच ही रहा हूँ, इसी प्रोडक्ट का कोई स्पेशल ऑफ़र आया जो जनरली कम प्राइस पे आता है, उसको हाँ करना है कि नहीं करना है, तो वहाँ पे ये सब क्या होगा, मार्जिनल काम आएगा। हाँ, बजटरी भी सिमिलर टू स्टैंडर्ड है, पर थोड़ा सा फ़र्क है। बजटिंग इज़ व्हाट,
नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कि कितने यूनिट्स बनाने हैं, क्या करना है। और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग जनरली किस पे बेस्ड होती है? लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस पर। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनी ऑफ द मेथड्स वी फॉलो, ताकि मैनेजमेंट अगले साल की उसके हिसाब से प्लानिंग कर सके। और तो और आपने इस बार ये पेन बनाया, कॉस्टिंग आपके पास रेडी है। नेक्स्ट ईयर यू प्लान टू मैन्युफैक्चर अ डिफरेंट पेन विथ सम एडिशनल फीचर्स, तो ब्रॉड कॉस्टिंग तो वही काम आएगी। उसी में से आप क्या करोगे, कुछ अमाउंट्स काम में लोगे, फिर नया क्या करने वाले हो उसके बारे में R&D करोगे, तो एटलीस्ट वो पिछले साल के सब रिपोर्ट्स आपके काम में आने वाले हैं। तो यूनिट कॉस्टिंग उन एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल है जो सेम प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में हर रोज़ बनाते रहते हैं। तो एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के बजाय वो क्या करेंगे, दिन भर का या हफ्ते भर का या महीने भर का जो प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल कॉस्ट निकाल के एवरेज आउट कर देंगे। दूसरा बिजनेस, जॉब कॉस्टिंग। जॉब, जो ऑर्गेनाइजेशंस जॉब लेती है, ठीक है, जॉब कुड बी एनीथिंग, कि ये पर्टिकुलर एक काम करके देना है, तो अब उस केस में वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक जॉब की क्या करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ताकि उसकी प्राइसिंग की जा सके। सिमिलर जॉब मिले तो उसका कोटेशन दिया जा सके। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज अपने मिठाई की शॉप वाला है, वो मिठाई बनाता है, रोज़ आप कहेंगे वो 4 तरह की मिठाई बनाता है अपने हिसाब से, सबके 100-100 किलो, तो बताओ कौन सा मेथड फॉलो करेगा वो? यूनिट कॉस्टिंग। खुद के हिसाब से ही बना रहा है, रोज़ 100 किलो बनाता है। अब एक एक किलो की, एक एक मान लीजिए अब कतली बनाई, एक एक कतली की कॉस्ट तो नहीं निकालेगा। उसने एक साथ में 20 किलो कतली बनाई तो 20 किलो की कॉस्ट निकालेगा, उससे एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो अब वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग फॉलो हो रही है। अब उसी मिठाई वाले को आपने एक स्पेशल ऑर्डर दिया कि अपना रिज़ल्ट आ गया है, बढ़िया आया है, 50 किलो कतली, काजू काम में लेने एक्चुअल वाले, ये नहीं तुम नाम के लिए डाल दो, केसर भी अच्छी होनी चाहिए, ये वो, यू गिव अ स्पेशल ऑर्डर फॉर दैट स्वीट। अब वो वाली मिठाई आपके लिए वो अलग से बनाता है। हाँ जी, तो कौन सा मेथड लगाएगा वो? जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि उसने आपसे क्या किया है, एक अलग जॉब लिया है। अच्छा, उसको चाहिए भी है कि नेक्स्ट टाइम रिपीट ऑर्डर अगर आए तो मैंने इस ऑफ कोर्स इसमें रेगुलर के कंपैरिजन में इसमें स्पेशल ये डाला, ये खर्चा एक्स्ट्रा किया, तो प्राइसिंग किस हिसाब से लेनी है, पैकिंग भी मैंने अच्छी वाली करके दी है। तो दैट वे द जॉब कॉस्टिंग विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन कि इस ऑर्डर के लिए कितना पैसा कोट करना है, सिमिलर ऑर्डर आगे भी लें तो उसके लिए क्या प्राइस कोट करनी है। तो ये जॉब कॉस्टिंग हो गई, जो स्पेसिफिक ऑर्डर लेते हैं किसी भी कस्टमर से और उसके हिसाब से काम करके देते हैं। बैच कॉस्टिंग, बेस्ट एग्जांपल ये रहा, ठीक है। अब ये एक बैच है, अब मैं इसकी कॉस्ट उसके हिसाब से निकाल लूँगा। हाँ, अब किसी बैच में स्टूडेंट ज़्यादा भी हो जाते हैं, किसी में कम भी हो जाता है, पर मेरे काफ़ी सारे खर्चे जो हैं वो रिगार्डलेस ऑफ द बैच साइज सेम रहते हैं। ये पेन का खर्चा चेंज होगा क्या? स्टूडेंट चाहे 10 हो चाहे 100 हो, सेम रहने वाला है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट लाइटिंग, ये लाइटिंग का, AC का सब खर्चा भी क्या रहेगा? सेम। यहाँ का किराया भी क्या रहने वाला है? सेम। तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज़ वी डू अ बैच कॉस्टिंग। अच्छा, अगर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री की बात करूँ, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर बैचेस में होती है। मेडिसिन्स, आप दवाइयाँ जब भी खरीदते हो उसके रैपर पे देखना, उस पर बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सब लिखी हुई होती है। इवन दे कैन आइडेंटिफाई, अच्छा वो ज़रूरी भी है उनके लिए, लॉ की रिक्वायरमेंट्स है कि बैच नंबर वगैरह प्रिंट करना होगा। रीज़न, कोई बैच में पता चला कोई गड़बड़ हो गया, ठीक है, केमिकल डालना कौन सा था, डाल कौन सा दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, उस बैच को रिकॉल करते हैं कि ये बैच की दवाई जहाँ भी इसके पास है भाई सब वापस भेज दो, ठीक है। सो दैट वे अब वो बैच कॉस्टिंग में क्या हुआ, उस पर्टिकुलर बैच की क्या कैलकुलेट की जाएगी कॉस्ट, सो दैट इट अगेन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाँ, तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट में और जॉब में तो फिर क्या एक ही तो बात हुई। फिर आपने मिठाई वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने कहा एक ही तो चीज़ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो सेम है। कॉन्ट्रैक्ट्स में जनरली अपन बात करते हैं कैपिटल असेट्स की,
आपने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो 2 4 5 दिन वाले नहीं होंगे। मिठाई वाला तो क्या हुआ, 2 दिन में बना के देनी है, 4 दिन में बना के देनी है, जबकि रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में 2 साल 3 साल लगेंगे। तो ईयर का होराइजन, टाइम होराइजन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जब इतना लंबा समय लग रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कैलकुलेशन, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अदरवाइज हाँ, इंस्टीट्यूट के तो स्टडी मटेरियल में जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ही चैप्टर है, पर उसमें जो अपन सॉल्यूशंस करते हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरह से है। तो मैंने तो इनको अलग अलग चैप्टर ही किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग, जॉब कॉस्टिंग अलग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी जॉब ही है, बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो जनरली लंबे समय वाले होते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, आज शुरू हुआ, 4 साल बाद जाकर के क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो उसका जो कैलकुलेशन है कॉस्ट का, वो 1 साल तक नहीं, कितने सालों तक चलेगा, 4 सालों तक। तो दैट वे लॉन्ग ड्यूरेशन हो गए। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है ही। हाँ, जॉब वर्क आप कर रहे हो, जॉब कॉस्टिंग। जॉब वर्क कौन सा, पे आपने कहा मान लीजिए मैकेनिक है कि गाड़ी की सर्विस करनी है, ये क्या है, जॉब वर्क है, जॉब कॉस्टिंग। अब आप कहेंगे यूनिट कॉस्टिंग फॉलो कर ले, तो मान लीजिए उसके यहाँ पे 10 तरह के 2 व्हीलर आते हैं, सपोज सिर्फ 2 व्हीलर का ही है, एक्टिवा भी आती है, बाइक भी आती है, ये भी आती है, क्या सबके लिए भाव एक ही रखे? वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब वो रेट क्या करेगा, अलग अलग कोट करेगा। तो वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग चलने वाली नहीं है। अच्छा, कोई गाड़ी सर्विस कराना आया, सिर्फ अपने तो धोखे दे दे, कोई कहेगा मेरे तो इंजन ऑयल भी चेंज करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो क्या अगेन बैच कॉस्टिंग भी फॉलो कर सकता है क्या? एक काम करो, एक्टिवा के सब एक बैच में कर दो। नो, वहाँ तो हर स्पेसिफिक सर्विस के लिए जो गाड़ी आई है उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, अलग से बनेगी, अलग से निकलेगी, उसकी प्राइसिंग भी क्या होगी, अलग से आइडेंटिफाई होगी। तो इसका मतलब उन एंटरप्राइजेस के लिए वो यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग काम की ही नहीं है, उनको तो डेफिनेटली जॉब कॉस्टिंग में आना पड़ेगा। पर यही एक्टिवा बनाने वाली कंपनी, देखिए वही एक्टिवा है, ठीक है, सर्विस करने वाला तो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेगा, एक्टिवा बनाने वाला वो बैच कॉस्टिंग चला सकता है कि एक बैच में 50 एक्टिवा बनाई, एक एक की अलग निकालने की कहाँ ज़रूरत है। हाँ, पर एक्टिवा में भी तो 2 3 मॉडल आते होंगे, तो वो यूनिट कॉस्टिंग फॉलो नहीं कर सकता। कोई एक्टिवा बनाओ, अपने भाव एक ही है। मान लो बाइक भी आप लेने जाते हो, 4 मॉडल अवेलेबल हैं, तो अब उस केस में अब वो क्या करेगा, बैच वाइज कॉस्ट निकालेगा। अच्छा, एक एक एक्टिवा बनाते नहीं है, ठीक है, वो ऑब्वियसली एक बैच में पता चला 100 एक्टिवा बन रही है एक मॉडल की, तो वो क्या कर लेगा, बैच कॉस्टिंग फॉलो कर लेगा। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विल कीप ऑन चेंजिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये उन एंटरप्राइजेस के लिए जिनका प्रोडक्शन अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू पास ऑन होकर के फिर फिनिश गुड्स बनता है। जैसे क्रूड ऑयल, तेल एक्सट्रैक्ट होता है, फिर उसको रिफ़ाइन करते हो तो पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, फिर उसको आगे और रिफ़ाइन करना होता है। मान लीजिए आपको ATF फ्यूल चाहिए, फ्लाइट वाला जेट फ्यूल, ठीक है, तो वो अलग होता है, और अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाला फ्यूल क्या होता है, अलग होता है। तो उस केस में अलग अलग रिफाइनिंग की जाती है, तब जाकर के क्या होगा, प्रोडक्ट रेडी होगा। तो वहाँ पे कॉस्ट जो है हर प्रोसेस की अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। रीज़न, कोई एक प्रोडक्ट 2 प्रोसेस में से जा रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट 3 प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, कोई चौथा प्रोडक्ट है वो 4 प्रोसेस को यूज़ कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट जितने प्रोसेसेस यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, कॉस्ट की कैलकुलेशन। सो दैट इज़ व्हाट इट बिकम्स अ प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करेंगे, हर प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग कॉस्ट निकाल लेंगे। सर्विस कॉस्टिंग, जो ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस में है, हाँ, बिगेस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, चाहे वो कार टैक्सी वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे ट्रेन वाला हो, हर एक क्या कर रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है। ट्रक वाला हो तो उनको भी तो कॉस्ट निकालनी होती है कि 1 टन का कितना पैसा लेना है, इतने किलोमीटर जाओगे कितना पैसा लेना है। तो वहाँ पर कैलकुलेशन जो होगी वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विस हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब वहाँ पर ना तो यूनिट कॉस्टिंग काम आएगी, ना जॉब कॉस्टिंग काम आएगी, वहाँ उनके लिए अलग टेक्निक ही लगानी पड़ती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सर्विस कॉस्टिंग।
फिर एक चैप्टर हमारा और है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। कई बार एक रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हैं और एक साथ दो दो प्रोडक्ट उसके आउटपुट में आ जाते हैं, मतलब इनपुट तो एक होता है, आउटपुट दो। घी बनाते हैं ना अपन, वो क्या कहते हैं, सॉरी, दही से दूध से मक्खन बनाते हो, छाछ भी साथ में बनती ही बनती है। ये नहीं कि इस बार सिर्फ आज छाछ ही बनाना या सिर्फ मक्खन बनाना, नॉट पॉसिबल, दे आर गोइंग टू इमर्ज साइमल्टेनियसली। ठीक है, डायमंड कहाँ से निकलते हैं? माइंस, कौन सी माइंस? कोल माइंस, डायमंड माइंस नहीं, इट्स कोल माइंस। वो थोड़ा कोयला थोड़ा गोरा सा होता है, अच्छा सा होता है, तो डायमंड लगता है। ओके तो आप समझिए, आप ढूंढ तो डायमंड ही रहे हो, पर साथ में रोज़ कोयला भी निकल रहा है। सो दैट केस इट इज़ अ प्रैक्टिकली, अब एक निकालना चाहो पॉसिबल नहीं है, दोनों निकलेंगे ही निकलेंगे। तो कई बार प्रोसेसिंग में एक केमिकल अंदर आपने मशीन में डाला, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में तो होता ही होता है। ठीक है, कई सारे केमिकल्स के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑक्सीजन बन रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है, पता चला ऑक्सीजन बन रहा है, चलो इसको भी टैंक में भरते जाओ, ठीक है, इसको भी बेच दो। सो दैट वे वी हैव जॉइंट प्रोडक्ट्स। इसमें क्या करना पड़ता है कि अब कॉस्ट तो इकट्ठी लगी, उसको उन दोनों में क्या करना होगा, बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो उसके मेथड सीखेंगे। और लास्ट में अकाउंटिंग, ये जो भी है आप कहेंगे इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी होती है क्या? कल ही मैंने आपको कहा था, अपना वहाँ पे एक परचेज अकाउंट था, यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे जितने रॉ मटेरियल है सबके अलग अकाउंट खुलेंगे, फिर ये रॉ मटेरियल जिस जिस प्रोडक्ट में गया उसको हर एक में ट्रांसफ़र करने की भी वापस से क्या होगी, एंट्रीज होगी। ओके, और ये सारे हमारे चैप्टर्स से रिपोर्ट्स बन गई, कॉस्ट निकल गई, प्राइसिंग हो गई, इसी के बेसिस पे क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग। तो ये आपका पूरा कोर्स का कॉन्सेप्ट है, दैट व्हाट सी इंटर हैज़ ऑल टू डू विथ। ठीक है, पहले मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस को एनालाइज करना, फिर इसके हिसाब से ये कॉस्ट कैलकुलेट होना, और फिर डिसीजन मेकिंग। नाउ फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू टेक अप इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, नाउ जैसा अभी मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली कवर्स लार्ज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का हो, रोड बनाने का हो, ब्रिजेस बनाने का हो, ठीक है, आप फ्लाईओवर्स बनाने का हो, ठीक है, वॉट एवर द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। तो ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाली? हाँ जी, L&T, लार्सन एंड टुब्रो। एम्स का जो अपना हॉस्पिटल बना हुआ है, L&T। इंडिया के मैक्सिमम नेशनल हाईवेज, L&T। ओके, कॉम्प्लेक्स मशीनरीज बनानी हो, डिलीवर करना हो, अगेन इट्स L&T। तो आप समझिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में there are two parties which are involved. Okay, one is contractor, another is contractee. Okay, तो एक हो गया कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जैसे L&T है, गवर्नमेंट ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, भाई जोधपुर से जयपुर तक की रोड बनानी है, तो गवर्नमेंट कौन हो गई, कॉन्ट्रैक्टी, जिसने ऑर्डर दिया, और L&T कौन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर। या आपने एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा कि भाई मेरे लिए मकान बना के दे दो, तो अपन तो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टी, और वो जो मकान बना रहा है, वो जो बिल्डर है, डेवलपर है, जो भी है, वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जब भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में यू नीड टू हैव एटलीस्ट टू पार्टीज, और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम करके देना है, एक कॉन्ट्रैक्टी जिसके लिए काम हो रहा है। ओके, अब
सबसे यूनिक फीचर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का, दे आर जनरली यूनिक। हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कई बार क्या होता है, अलग। इन द सेंस रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो आप ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। मीन्स आपने कहा इस बार रोड बनाई, इस कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे लगे, अब अगली बार बिल्डिंग का ऑर्डर आया तो ये नहीं कहा इसी हिसाब से एस्टिमेट कर लो। नो, अगर बिल्डिंग का ऑर्डर आया है तो आपको वापस उसकी कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। रोड का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। और हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एक बार कोई रोड का काम कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम वापस रोड का ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आता है तो पिछली वाली आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। देखिए, कॉस्टिंग में काम यही है। आप कहेंगे हम कॉस्ट निकाल निकाल के यूँ दुखी हो रहे हैं, फ़ायदा क्या? अब भाई फ्यूचर के लिए आपके पास जब सिमिलर काम आएगा तो उसमें क्या कोटेशन आपको देना है, क्या प्राइस कोट करनी है, वो किस पे बेस्ड होगा, पास्ट आपके एक्सपीरियंस पर। नाउ ये चैप्टर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वी हैव नथिंग टू डू विथ कॉन्ट्रैक्टी, इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्टर। कारण जो भी खर्चा कर रहा है वो कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस की माथापच्ची किसको करनी है, कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टी का कोई हेडेक नहीं है, हाँ उसको तो बस क्या करना है, टाइम पे पैसा देना है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट्स में जनरली जो टाइम होराइजन होता है वो एक्सीड्स 1 ईयर। मतलब बाई चांस मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 2 साल 5 साल 3 साल तक चलते ही रहते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि काम चलता ही जा रहा है। अच्छा, अकाउंटिंग तो हमको एटलीस्ट साल के एंड में क्लोज करनी होती है। ऐसा तो नहीं अगर मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो एक काम करो, मैं P&L अकाउंट अभी नहीं बनाऊंगा, 3 साल बाद ही बनाऊंगा, वैसा तो नहीं होगा। हर साल आपको बनाना ही होता है। तो दैट यूनिक फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स अ इश्यू कि हम इसका अकाउंटिंग मेजरमेंट किस तरह से करें। ओके, चलिए, कुछ बहुत नया नहीं है। अकाउंट्स में भी आपने जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, ओपनिंग स्टॉक कितनी तरह के होते हैं, है जी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, बस 3 ही थे। चौथा एक और भी होता है, स्टॉक इन ट्रेड। नो, स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं, स्टॉक इन ट्रेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। When I use the word finished goods, I am referred to a manufacturing organization जिसने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। बट व्हाट अबाउट ट्रेडर, जो प्रोडक्ट खरीदता है एज इट इज़ बेचता है, तो क्या आप उसको फिनिश गुड्स बोलेंगे? है तो फिनिश गुड्स, आप कहीं खरीदा यूँ कहीं बेच रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो फिनिश गुड्स? नो, टेक्निकली इट्स नॉट फिनिश गुड्स, इट इज़ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब जो हमने ट्रेडिंग के लिए खरीदा। तो अब आप कहेंगे फिर दोनों थोड़ी होंगे, दोनों में से एक ही होगा। कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों हो सकते हैं क्या? फिनिश गुड्स भी आ रहा है, स्टॉक इन ट्रेड भी आ रहा है। कोई मना थोड़ी है कि अगर मेरे मैन्युफैक्चरर का ठप्पा लगा हुआ है तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ओके, सो दैट वे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करती है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, बाकी के प्रोडक्ट्स में क्या करती है, ट्रेडिंग। तो हमारे पास स्टॉक 4 तरह के हो सकते हैं। इवन अपन कंपनी अकाउंट जब शुरू करेंगे, ठीक है, शेड्यूल 3 P&L अकाउंट आएगा, इट हैज़ दीज 4 क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये तीनों ही जो है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके, और स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए है, ट्रेडर के लिए। चलिए और थोड़ा बताइए, परचेज क्या क्या करोगे आप? इन चारों में से क्या क्या खरीदेंगे? रॉ मटेरियल, WIP,
नहीं खरीद सकते, क्यों? कि वो अपने ही तो इन हाउस ही तो बन रहा है, ठीक है। WIP मीन्स व्हाट? फुल फॉर्म नहीं भाई। हाँ, फिनिश गुड्स अंडर प्रोग्रेस, जो अभी रेडी नहीं हो। जैसे आप लोग सब WIP हो, CA नहीं ज्वाइन करी थी तब तक रॉ मटेरियल थे, CA बनने के बाद फिनिश गुड्स हो जाओगे, पर अभी तक आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, आप कहीं फाउंडेशन से बाहर आ गए, फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही फिनिश गुड्स कह दो, ठीक है, पर इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क इन प्रोग्रेस, पर ओवरऑल CA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब तो वर्क इन प्रोग्रेस तो बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। आपके होता है ना, डायरेक्ट एंट्री वाले होते हैं, ठीक है, बट वो भी CA ज्वाइन करने के बाद तो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स भी अपन ही बनाते हैं, वो भी मार्केट से खरीदे नहीं जा सकते। तो खरीदे तो मार्केट से क्या जा सकते हैं, रॉ मटेरियल एंड स्टॉक इन ट्रेड। चलिए और बताइए, सेल्स क्या क्या होता है? फिनिश गुड्स का होगा, स्टॉक इन ट्रेड का होगा, और क्लोजिंग स्टॉक वापस से चार आ जाएंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और काम शुरू कर दिया, काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो बिल्डिंग जो है, जो बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए और कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या है? है जी, सपोज आपने कहा भाई मेरे लिए एक मकान बना दो, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर दिया, वो काम कर रहा है, ठीक है, तो आपके लिए वो बिल्डिंग क्या है? एसेट। कौन सी वाली? फिक्स्ड एसेट, उसमें भी टेंजिबल, ठीक है। तो आप कहेंगे हमारे लिए तो फिक्स्ड एसेट है। हाँ, तो अगर आपके लिए एसेट है तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा? हाँ, तो उसके लिए लाइबिलिटी है, हैं? अच्छा, अब उस बिल्डिंग पे मान लीजिए मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सब खर्चा कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। सपोज इस साल उसने 5 लाख का खर्चा कर दिया, तो अगर उसने जब पेमेंट किया 5 लाख का, तो कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? टू बैंक करना है 5 लाख, डेबिट किसको करेगा? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी है। तो ये लाइबिलिटी कैसे हुई फिर? तो ये तो एसेट हो गई। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर देगा, तो उस तरह से बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन लाइबिलिटी में आ जाएगा। सपोज आपने मटेरियल खरीदा 2 लाख रुपए का, तो आपने एंट्री कर दी रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये रॉ मटेरियल आपने कहा बिल्डिंग में काम में ले लिया, तो बताओ क्या एंट्री करूं? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन डेबिट टू रॉ मटेरियल, तो ये बिल्डिंग तो डेबिट हो रही है, लाइबिलिटी कैसे बनाऊं इसको? क्यों? क्या आपने कहा उसके लिए तो एसेट है, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइबिलिटी होगी क्या? देखिए, ऐसा कोई रूल थोड़ी है भाई कि मेरे लिए एसेट तो सामने वाले की लाइबिलिटी, ओके। डेटर क्रेडिटर में होता है, बट नॉट विद एवरीथिंग कि नहीं मेरे लिए एसेट तेरे लिए लाइबिलिटी। जैसे मान लीजिए यू हैव व्हीकल्स, तो आपके लिए वो गाड़ी क्या है? कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके लिए लाइबिलिटी है, उसके लिए प्रोडक्ट है, उसके लिए भी एसेट ही है, स्टॉक है उसका। तो स्टॉक क्या लाइबिलिटी साइड में आता है? आता तो एसेट साइड में ही है। तो अंडरस्टैंड, उसके लिए स्टॉक है, मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट। तो वो तो क्लासिफिकेशन रहता ही रहता है। अब जैसे जो बिल्डर्स होते हैं, सपोज किसी बिल्डर ने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई, ठीक है, 10 फ्लैट बनाए, उसके लिए वो फ्लैट क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। उसको तो बना के क्या करना है? बेचना है। खरीदने वाले के लिए वही फ्लैट क्या है? फिक्स्ड एसेट। तो सेम वे अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्टी के लिए बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिल्डिंग क्या है?
स्टॉक है, कौन सा वाला? इन ट्रेड। पर कॉन्ट्रैक्टर तो इसको बना के दे रहा है, बना के दे रहा था, आप कहेंगे फिनिश गुड्स वाली फीलिंग आ गई। और अभी तक अगर बनी नहीं है तो वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्टर जो इस बिल्डिंग को बनाने में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस का खर्चा किए जा रहा है, और अगर वो बिल्डिंग रेडी हो गई जब तो फिनिश गुड्स, रेडी नहीं हुई तो वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, जैसे ही रेडी हो जाएगी तो फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स बाद में क्या हो जाएगा? सेल। एक तरह से उसने कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ा दी, ये लो साहब चाबी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? सेल्स। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव यही था कि बिल्डिंग इस साल शुरू हुई, 3 साल बाद जाकर के ख़त्म होगी। तो पहले साल आप कहेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, खर्चा किया, सामने सेल तो होगी नहीं। हाँ, सामने क्या आएगा? क्लोजिंग। कौन सा वाला? वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो वो किस में जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। अगले साल का ओपनिंग बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस, अगले साल और मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और मान लो बिल्डिंग कंप्लीट होकर के चाबी पकड़ा दी, तो अगले साल तो क्या होगा? ओपनिंग WI पे आएगा, फिर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आएगा, और सामने क्या आ जाएगा? सेल्स। भाई अब तो सेल ही हो जाएगी, और ज़रूरी थोड़ी एक फिनिश गुड्स गोडाउन में पड़े ही रहे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में तो एक आराम और है, जैसे ही बिल्डिंग रेडी हुई हाथों हाथ क्या हो जाएगा? सेल। हाँ, फिनिश गुड्स का स्टॉक क्यों बचता है अपने पास? माल बन गया, ग्राहक अभी तक मिला नहीं, और मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसा है कि माल बनते ही बिक जाता है। हम जोधपुर में ना, वो मिर्ची वड़े की दुकान वाला कोई भी वो निकलता है, बिक जाता है, अब उसके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक रहता ही नहीं है। हाँ, स्टॉक नहीं रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? जितना बना वो सारा क्या हो गया? सेल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होगा कुछ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रेडी हुआ, कंप्लीट हुआ, हाँ, उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो उसी साल का हो जाएगा? सेल्स। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द फीचर विच कम्स अप व्हेन वी टॉक ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एनी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, विच रिक्वायर्स अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 ईयर, तो प्रॉब्लम एक ही आती है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग तो ईयर एंड में क्लोज होना ही होना है, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक वो कहाँ कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और सेल हो जाएगा, उस साल वो कहाँ पे चला जाएगा? सेल्स के अंदर। अब इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो हम जो हमेशा से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते आ रहे हैं, सपोज मैं थोड़ा कॉस्टिंग की टर्म्स में इस ट्रेडिंग अकाउंट को मॉडिफाई कर दूं। हाँ, वैसे हम हमेशा क्या लिखते आए थे? परचेजेस। अगर मैन्युफैक्चरर है, परचेज किस चीज़ की करेगा भाई? रॉ मटेरियल की। फिर वेजेस लिखते थे, लेबर लिख दिया, नाम एक ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता ही था ना। फिर आप कहेंगे और क्या आता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने कहा ये सब खर्चे हमने किए, और इसके सामने अगर फिनिश गुड्स बन के सेल हो गया तब तो क्या जाएगा? सेल। और मान लीजिए सेल्स, आपने कहा नहीं अभी तक कुछ भी नहीं, क्यों? कि वो बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट भी तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आ गए, आपने कहा फिनेंशियल अकाउंटिंग तो बाढ़ में गई, वो इंटरनल है, तो एक्सटर्नल भी लास्ट ईयर एंड में रिपोर्टिंग तो शेल्डर को करनी ही पड़ेगी। तो इवन अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाएगा ही। अब उसने ये सब लिख दिया, साहब हमने साल भर में इतना मटेरियल खरीदा, इतना लेबर, इतना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल कुछ हो ही नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक में किस नाम से आ जाएगा भाई? वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, जीपी जीपी आएगा नहीं, होएगा कभी ना कभी, ठीक है। हाँ, फिर ईयर 2 क्या होगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर से आप कहेंगे परचेजेस, फिर वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मान लीजिए इस बार सब कंप्लीट हो गया तो सेल्स, और क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ना ट्रेडिंग अकाउंट। अब कॉस्टिंग की टर्म्स में समझें, मैं परचेज का नाम क्या कर दूंगा? रॉ मटेरियल। वेजेस को क्या बोलूँगा? लेबर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सब अलग अलग नाम लिखूंगा भाई, क्या क्या खर्चे हुए, और सामने कंप्लीट नहीं हुआ तो वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीट हो गया तो सेल्स। तो समझिए, बस कुछ नहीं करना है, इसका नाम चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर दूं, बस ये चैप्टर हो गया।
आसान है, बस यही करना है। हाँ, अब थोड़े से ट्विस्ट। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने इस साल 2 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे थे, एक रोड बनाने का और एक बिल्डिंग बनाने का। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसमें जो परचेज लेबर एक्सपेंसेस आएगा वो दोनों का इकट्ठा आएगा या 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम? 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपन फिनेंशियल अकाउंट्स में। फिनेंशियल अकाउंट्स में, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिनेंशियल अकाउंट्स में शेयर होल्डर को जो ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट भेजने की बात आएगी, पूरी कंपनी का एक अकाउंट, वहाँ पे ये सब डिटेल क्लासिफिकेशन होने वाला नहीं है। पर कॉस्टिंग में तो आप कहेंगे हम इसीलिए तो बैठे हैं, ठीक है, काम क्या है हमारे पास दूसरा। तो अब अच्छा, अगर एक ही बना लिया तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं। हाउ आई आइडेंटिफाई कि रोड पे कितना खर्चा हुआ, बिल्डिंग पे कितना खर्चा हुआ, किस में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का यही तो है। तो मैं अब इसी ट्रेडिंग अकाउंट को दोनों में अगर स्प्लिट कर दूं, ये समझ लीजिए मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट को अगर 2 कॉलम में बना लूं, ठीक है, 1 इज़ फॉर रोड, अनदर इज़ फॉर बिल्डिंग। हाँ, लिखना वही है, वही रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, एब्सोल्युटली सेम, नथिंग न्यू। ओके, आई हैव इट इन 2 कॉलम्स। तो बस मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। तो वो जो ट्रेडिंग अकाउंट अपन ने कंबाइंड बना रखा था फिनेंशियल में, यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। हाँ, स्प्लिट में और डिटेल भी कर दूंगा। वहाँ परचेज का एक ही खाता था, यहाँ पे आप कहेंगे सीमेंट यूज़ हुई, बजरी यूज़ हुई, ठीक है, आपने कहा ये यूज़ हुआ, वो यूज़ हुआ, 4 तरह के मटेरियल यूज़ हुए, मैं चारों क्या कर दूंगा, अलग अलग लिख दूंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चाहिए अलग अलग है, ताकि इसी के बेसिस पे तो मैनेजमेंट क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो वही ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ ये इकट्ठा लिखा हुआ था और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का एक साथ में था, मेरे जितने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं मैं उसको कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओके, से फॉर एग्जांपल ईयर 1 में मैंने रॉ मटेरियल पे 50,000 का खर्चा किया, लेबर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। तो क्लोजिंग WIP कितना हो गया भाई, 1 लाख। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में ओपनिंग WIP कितना आएगा, 1 लाख। मान लीजिए इस बार 30,000, 10,000, 10,000, हाँ, कितना पहुंच गया भाई, 1.5 लाख। और सेल सपोज 2,50,000, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का मिला करके, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। अब यहाँ पर आए, आपने कहा हाँ 50,000 का मटेरियल, थोड़ा अलग अलग बताओ भाई, रोड का कितना, बिल्डिंग का कितना। से इट इज़ 30,000 फॉर रोड, 20,000 फॉर बिल्डिंग। लेबर यू सेड 20,000 एंड 10,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सपोज दोनों में 10,000। तो क्लोजिंग WIP आ जाएगा दोनों का कितना, 60 एंड 40,000। नाउ अगले साल का, हाँ मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। I have the opening work in progress कितना, 60,000, 40,000. Again raw material, direct labor, direct expenses. Now second year में raw material जैसे 30,000 लगा है, सपोज ऐसे 20,000 इसके लिए, 10,000 इसके लिए, लेबर 5,000 एंड 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 5 एंड 5। ये मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्लियर? हाँ, और इस बार तो कंप्लीट हो चुका है। सपोज इट वाज 150 एंड इट वाज 1 लाख, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अलग अलग आ जाएगा, कितना, 60 आ रहा है और ये 40। तो ये जो हमारा कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट था, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट्स में मुझे और कुछ नहीं करना है। आई जस्ट स्प्लिट इट इनटू 2 जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट के बजाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लो। नया कॉन्ट्रैक्ट है तो बस एक्सपेंसेस आए,
क्लोजिंग WIP। पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तो ओपनिंग WIP से शुरू होगा, फिर वापस खर्चे लगेंगे, और मान लो सेकेंड ईयर में भी कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकेंड ईयर वापस से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग WIP, वो थर्ड ईयर का ओपनिंग WIP, फिर वापस से खर्चे, और कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा ही। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये इस साल कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये तो सेल्स में, ये वाला क्लोजिंग WIP में, एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये हमारा फाइनल अकाउंट्स हुआ करता था, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है इट इज़ माई लेजर अकाउंट। हाँ, कोई फीलिंग में कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। वहाँ पे भी अब आप कहेंगे टू रॉ मटेरियल लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखते थे, टू परचेज। तो परचेज अकाउंट में भी तो ट्रांसफ़र की एंट्री होती थी, वो अलग बात है, हम कभी करते नहीं है, काम पड़ा नहीं, पर प्रैक्टिकली परचेज अकाउंट क्लोज होता ही होता है। आप कहेंगे टू रॉ मटेरियल लिखना है तो फिर कैसे होगा, होगा ना, कॉस्ट अकाउंट से हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे। आपने कहा खरीदा तो टू क्रेडिटर्स, सपोज 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। अब ये रॉ मटेरियल जो है कुछ तो रोड वाले में गया, कुछ बिल्डिंग वाले में गया, तो हर एक का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग अलग खुला हुआ है। हाँ समझिए, मैंने 2 कॉलम में बना जरूर दिया है, पर एक्चुअल में तो 2 लेजर अकाउंट अलग अलग है। कैश बुक भी अपन 2 कॉलम वाली बनाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी एक ही अकाउंट है तो 2। ये तो अपन ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया, आप चाहो तो 2 अलग अलग बना लो, बनाना नहीं है कभी भाई, समय का भी तो इम्पोर्टेंस है। हाँ, अमाउंट से ज़्यादा टाइम किस में लगता है, पर्टिकुलर्स भरने में। ये तो 2 बार वैसे ही भरने हैं, पर पर्टिकुलर्स 2 बार लिखने पड़ेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया, मैं 2 कॉलम में ही बनाने वाला हूँ। ये मेरा प्रेजेंटेशन का पॉइंट है। आप समझिए, आप कहेंगे रोड वाले कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल गया, तो यहाँ पे पोस्टिंग होगी बाई रोड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हाँ, आप कहेंगे रोड के भी तो 3-4 हो सकते हैं, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, हर एक का अलग अलग नाम देगा। मान लीजिए जयपुर जोधपुर हाईवे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, आपने कहा पाली बॉम्बे हाईवे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जैसा भी है, जिस तरह का है, बिल्डिंग एट सरदारपुरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बिल्डिंग एट जालोरी गेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो जैसा भी है अच्छा, क्वेश्चन में तो अपने नाम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट A और B, या कभी कभार XY, भाई वो इतना ही नाम देते हैं, अब लंबा नाम दे करके तो क्या उखाड़ लेंगे। पर रियल लाइफ में तो आप कहेंगे बाई रोड कॉन्ट्रैक्ट, क्या कितना गया साहब, 30,000 रुपये का। बाई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, कितना मटेरियल गया फर्स्ट ईयर में, 20,000 का। आपने कहा 1 लाख का खरीदा गया, काम तो 50,000 का ही आया, तो बाकी का रॉ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा, कोई मना थोड़ी है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर अगर मैं परचेज अकाउंट लिखूँ, अगर 1 लाख का खरीदा, कितना लिखूँगा, 1 लाख। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल भी आएगा, कितना, 50,000। और इस वाले में भी आप कहेंगे बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा, कितना, 50,000। हाँ, पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो मैं मटेरियल सिर्फ कितना डालूंगा, जितना इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने भेजा है, यूज़ किया है। हाँ, पूरा मटेरियल लिखता ही नहीं हूँ, कारण मटेरियल खरीदा, मान लो सीमेंट खरीदी, और सीमेंट रोड में भी काम आती है, बिल्डिंग में भी काम आती है, तो जैसे सीमेंट रोड और बिल्डिंग को बेचते जाएंगे, आप कहेंगे हम रॉ मटेरियल को क्रेडिट करके रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करते जाएंगे। वेजेस पे कर दी, जिस वर्कर ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, वो वेजेस उस वेजेस अकाउंट से लेबर अकाउंट से क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एक्सपेंसेस भी यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये इसी को हम कहते हैं इंटरनल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट का अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग में माथा पच्ची करते ही नहीं हम, कि कौन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोले, कौन ये सब खोले। बस परचेज अकाउंट खोल दिया, ईयर एंड में सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे, जितना माल बच गया इधर आ गया, जो अपने आप ही अगर 50,000 का डिफरेंस है, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। अब यहाँ किस में कंज्यूम हुआ, कॉस्ट अकाउंट्स वालों से जाके पूछो, ठीक है, वो यहाँ पे पता चलने वाला नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे अभी बता देते हैं, 30,000 इधर यूज़ हुआ, 20,000 इधर यूज़ हुआ। तो कुल मिला के इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फीलिंग आपको ट्रेडिंग अकाउंट वाली ही रहेगी। ओके, बस नाम ऊपर क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चल रहा है जब तक वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीट हो गया तब सेल्स हो गया। भाई यहाँ तक समझ में आ गया। अब कॉन्ट्रैक्टर लोगों की एक दिक्कत है बेचारों की। सपोज आपने बिजनेस शुरू किया, पहला साल है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, यू फील वेरी हैप्पी, हो बढ़िया, चारों कॉन्ट्रैक्ट पे काम शुरू, अकाउंट बनाना शुरू। अब ये चारों कॉन्ट्रैक्ट जो हैं थर्ड ईयर में जाकर के कंप्लीट होंगे, तो बताओ प्रॉफिट कौन से साल में आएगा, पहले साल 0 क्लोजिंग WIP, दूसरे साल भी 0, थर्ड ईयर में जाकर के प्रॉफिट आएगा एकदम खूब सारा। फिर वापस 4 नए कॉन्ट्रैक्ट और ले लिए,
फिर वापस आप कहेंगे 2 साल कुछ नहीं, फिर वापस एकदम से पीएनएल में प्रॉफिट आएगा। मतलब पीएनएल अकाउंट जो है वो बड़ा अनइवन दिखेगा। 2 साल नो प्रॉफिट, फिर एकदम से प्रॉफिट आया, फिर वापस नो प्रॉफिट, फिर एकदम से प्रॉफिट आया, फिर नो प्रॉफिट। आप कहेंगे तो रहेगा, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि काम ही आप ऐसा कर रहे हो कि प्रोडक्ट बनाना आज शुरू करते हो, बिकता कब है? 3 साल बाद जा कर के। तो अब हमको कुछ ऐसी टेक्निक सोचनी पड़ेगी कि प्रॉफिट भी हर साल आना शुरू हो जाए। आप कहेंगे किससे क्या फ़ायदा? देखो, अगर 3 साल बाद एक साथ में प्रॉफिट आए तो इनकम टैक्स वाले भी टैक्स ज़्यादा लगेंगे, कि जितना ज़्यादा इनकम होता है स्लैब भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीनों साल में स्प्लिट हो जाएगा तो थोड़ा सा टैक्स का लाइबिलिटी भी कम होगा। दूसरा, बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक वाले कहते हैं आओ फिनेंशियल अकाउंट्स लाओ, ये क्या ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट ही नहीं, ये देखो अगला इसमें भी नहीं, कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, 2 साल तक इसका मतलब आप चुकाओगे ही नहीं, फिर एकदम से चुकाओगे, ठीक है? तो हम लोन नहीं दे सकते। दे ऑल्सो वॉन्ट अ स्टेडी पीएनएल अकाउंट जहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखता रहे। तब उसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनका फीचर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अपन ने ले लिया बिल्डिंग बनाने का, तो सपोज अपन कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपने आप को अब इस चैप्टर में क्या समझना है? कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि अकाउंटिंग किसके बुक्स में होने वाली है? कॉन्ट्रैक्टर। अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं समझना है। तो मान लीजिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि काम करो, मेरे लिए बिल्डिंग बनानी है ऑफ 3 फ्लोर्स, और रेट फिक्स हो गई, आई विल गिव यू 100 lakhs। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 100 lakhs। ये 100 lakhs कब देगा? पूरा काम कंप्लीट होने के बाद। हैं? पूरा एडवांस है? Yes. So how the workings would be done? Will we charge this 100 lakhs after completion? केवल साहब बिल्डिंग रेडी, चाबी पकड़ो और चेक काटो, या पूरा अभी दे दो तो काम शुरू करूँगा? बढ़िया ही है वैसे तो, दे दे तो हाँ। और वो तैयार नहीं हो तो फिर क्या करने का? हाँ जी, रिक्वायरमेंट तो अपने को रोज़ ही रहती है कि तू आने दे भाई, मना थोड़ी है, हैं? के तो देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ये तो ठीक है 100 lakhs बहुत छोटा सा है, 1 करोड़ का ही है। पता चला गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, हाँ साहब जयपुर जोधपुर के बीच में रोड बनानी है, कितने का? 5,000 करोड़ का। अब 5,000 करोड़ अपने कैलकुलेटर में ही नहीं आते, ओके? नहीं ट्राई मत करो, नहीं आते हैं। सो अब आप कहेंगे ठीक है रोड बना देंगे, फिर पैसे ले लेंगे। तो इतना पैसा खुद की जेब से इन्वेस्ट करना और फिर काम करके देना, इट सीम्स टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क। तो व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टीज ऑलवेज अग्री अपॉन कि ओके विल पे यू इन इंस्टॉलमेंट्स। आप भी आज कोई मान लीजिए फ्लैट भी बुक कराते हो, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपने कहा ठीक है मैंने उसमें एक फ़्लैट बुक करा दिया, वो डेवलपर भी सारा कंप्लीट होने के बाद पैसा नहीं लेता है, कहता हर महीना आप क्या करो कुछ किस्तें देते रहो क्योंकि उसको भी तो इतना करना है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्रोग्रेस पेमेंट्स। प्रोग्रेस पेमेंट्स का मतलब जैसे जैसे काम का प्रोग्रेस होएगा वी विल कीप यू पेइंग। अब जैसे इस एग्जांपल में मैंने कहा 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने और कॉन्ट्रैक्टी ने कुछ माइलस्टोन्स तय कर दिए कि काम करो भाई, जब आपका फर्स्ट फ्लोर रेडी हो जाए तब सबसे ज़्यादा पैसा तो फर्स्ट फ्लोर रेडी करने में ही लगेगा या बराबर लगेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर? फर्स्ट में ज़्यादा लगता है, क्यों? बेस, ठीक है। तो आप फर्स्ट फ्लोर का मान लीजिए एग्री किया कि ओके 40 lakhs विल बी पेड, सेकेंड फ्लोर जब रेडी हो जाए 30 lakhs टू बी पेड, थर्ड फ्लोर जब रेडी हो जाए लास्ट 30 lakhs, हो गया 100 lakhs।
ओके, तो दिस इज अ माइलस्टोन बेस्ड ऑन प्रोग्रेस ऑफ वर्क। दोनों कोई टेंशन नहीं, बगैर कॉन्ट्रैक्टर काम ही शुरू नहीं करे तो पैसा नहीं मिलेगा, और जितना जल्दी काम करेगा पैसा जल्दी मिलेगा। ओके, अब जैसे ही फर्स्ट फ्लोर रेडी हुआ 40 lakhs विल बी गिवन, सेकेंड रेडी होगा 30 विल बी गिवन, और थर्ड रेडी होने का मतलब तो कंप्लीट हो गया, बचे हुए 30 लाख भी दे दिए जाएंगे। दैट इज़ हाउ द थिंग्स विल वर्क। और सबसे यूनिक फीचर कॉन्ट्रैक्ट की समझो। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया, 40 लाख रुपए अपन ने ले लिए, अब आगे का काम नहीं करना। आपने कह दिया भाई नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, तो या उसने कह दिया कि तुम्हारा काम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन? है जी, 40 लाख वापस देने पड़ेंगे हैं? क्या हुआ भाई? दोनों में से कोई एक बैकआउट करना चाहता है, ठीक है कि भाई इतना काम कर दिया बहुत है, आगे का हाथ जोड़ता हूँ, आप पधारो। हाँ जी, तो इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। मीन्स द कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी बोथ हैव अ राइट दैट दे कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कि ठीक है आगे का नहीं करेंगे। अब वो आगे का काम भले किसी और से करवाए, हाँ, पर अपने जो 40 लाख है वो तो अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, दैट इज़ द मेन फीचर। ये नहीं काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने कहा 3 फ्लोर बनाने, थर्ड फ्लोर तक बन गया कि नहीं, ऊपर देखो पेंट सही नहीं हुआ, मैं तो 1 रुपया भी नहीं देता, पूरे 100 lakhs कैंसिल। इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, नो। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा तो होता ही नहीं है कि नहीं थोड़ा सा 1% काम भी बाकी रह गया कुछ भी नहीं मिलेगा। रादर आपने जितना काम किया है उसके प्रपोर्शन में तो आपको पैसा मिलने वाला ही है, उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस फीचर के हिसाब से समझिए, मान लीजिए ये 3 फ्लोर अपने 3 साल में रेडी हुए। पहले साल में फर्स्ट फ्लोर रेडी हुआ, दूसरे साल में सेकंड फ्लोर, और तीसरे साल में थर्ड फ्लोर। तो अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊं वापस से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सपोज फर्स्ट ईयर में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, हाँ ये सब मिला करके मान लीजिए 35 lakhs का एक्सपेंडिचर हुआ, 35 लाख रुपए अपने लग गए। हाँ, तो आप कहेंगे कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी अपन ने कहा था क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना, 35 lakhs। सेकेंड ईयर शुरू हुआ, ओपनिंग WIP कितना, 35 lakhs। सेकेंड ईयर में अगेन मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब मिला करके मान लीजिए 30 lakhs का एक्सपेंडिचर हो गया, या मेक इट से 28 lakhs। ओके, तो अगेन कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोजिंग वर्क प्रोग्रेस जोड़ो भाई 60। ये भाई कैलकुलेटर कौन सा लिया है? हाँ देखो, कैलकुलेटर सब एक ही ब्रांड का खरीदो तो आंसर एक जैसे आएंगे। पॉसिबल है? नहीं है? क्यों है? नहीं, मैं कहा आंसर एक जैसे आएंगे जी, आ जाएंगे। ही इज टेकिंग एन एश्योरेंस। मतलब पूरी क्लास की तरफ से कैलकुलेशन एक दिन नहीं करेगा। हाँ जी, आप थर्ड ईयर में और मान लीजिए हमने 25 लाख का एक्सपेंडिचर कर दिया। हाँ, थर्ड ईयर कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट, तो थर्ड ईयर में आप क्या लिखोगे? सेल्स कितना? अरे सेल है ना भाई आप। वो बचपन में वो गेम खेला हुआ है, चिड़िया उड़ तोता उड़, तो हो जाता है 2 बार में। आप कहेंगे जोड़ी तो लगा रहे हैं, तो इस बार भी जोड़ लगा देते हैं। इस बार जोड़ नहीं लगानी थी, ठीक है, इस बार तो सेल ही लिखना था। सो यू हैव 100 एंड यू गेट द नेट प्रॉफिट 12 लाख रुपए का। अच्छा, ये ईयर वियर का सब अपन दिमाग से निकाल दें। आप कहेंगे पहले साल कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 35 lakhs। दूसरे साल कितना हुआ? 28। तीसरे साल कितना हुआ? 25। ओवरऑल हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 88 lakhs। और कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 100। प्रॉफिट कितना हुआ? 12। ये प्रॉफिट कौन से साल में आया? लास्ट ईयर में। बस यही तो तकलीफ है, थर्ड ईयर में प्रॉफिट आया एकदम से 12 लाख, फिर अगले 2 साल शांति।
ठीक है, फिर वापस प्रॉफिट, फिर आपने कहा ये क्या हो रहा है। तो अब अगर आप ये चाहो कि ये प्रॉफिट हर साल थोड़ा थोड़ा दिखे, तो अब उसका टेक्निक, फर्स्ट ईयर हमने फर्स्ट फ्लोर रेडी कर दिया, और फर्स्ट फ्लोर रेडी करते ही उसने कहा 40 लाख रुपए ले लो भाई। 40 लाख रुपए आ गए, मतलब ये जो 35 लाख का मैंने खर्चा किया, उसके बदले वो कितना पैसा दे रहा है मेरे को? 40 लाख। अच्छा, आगे काम करूं चाहे नहीं करूं, ये 40 लाख तो अपने हो गए, वापस देने की ज़रूरत नहीं है। तो कहना इसे प्रैक्टिकली कि मैं 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा चुका हूँ। या आप ये कहोगे नहीं नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा प्रॉफिट तो नहीं हुआ साहब। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस वर्क आई कैन से कि नहीं, 5 लाख रुपए मेरी कमाई हो गई है, रिगार्डलेस ऑफ आगे का काम मैं ढंग से करूं नहीं करूं, ज़्यादा करूं, ये 5 लाख रुपए तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो इट मीन्स आई हैव अर्न दिस मनी। वैसे तो आप कहेंगे हमने एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा? प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, सीए का एक और फुल फॉर्म। इंस्टीट्यूट बहुत कंजर्वेटिव है ना, किसमें? मार्क्स देने में, पास करने में, जो भी है। सीए एंथम सुना हुआ है ना? सीए एंथम नहीं सुना है क्या आप लोगों ने? नेशनल एंथम तो पता है। हाँ, तो वैसे सीए एंथम भी है, नहीं पता है? सुना दूँ? जेल लोगे? तैयार हैं? तो सीए एंथम इज ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, मतलब ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर मे देयर इज अ नवंबर। ठीक है, हाँ, फिर आगे और है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देयर इज अगेन अ मे। ठीक है, हाँ, पर आप याद मत करना हो कि नहीं सर ने कहा था। हाँ, हैं? इतना कॉन्फिडेंस है? कल ही बोला था, जो सोचते हो ऊपर वाला सुनता है। हाँ। सो अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द वर्क आई कैन से कि 35 लाख का मैंने खर्चा कर दिया, तो आई कैन रिकॉग्नाइज अ प्रॉफिट ऑफ 5 लैक्स, बिकॉज 40 लाख लेने का मैं हकदार हो चुका हूँ, इसलिए मैं 5 लाख का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में ही रिकॉग्नाइज कर लूँ। तो आप कहेंगे ठीक है भाई, नेट प्रॉफिट लिखा हो इधर 5 लाख, पर ये 5 तो कब आएगा? जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन 40 पे करूँ। आप कहेंगे सेल ही लिख दो ना 40, हाँ, पर सेल तो नहीं लिख सकता क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, पर जितना काम कंप्लीट हो गया है, टू दैट एक्सटेंट आई कैन से आई कैन रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। तो टेक्निकली व्हाट आई हैव डन इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका वैल्यूएशन आज तक हमेशा हम किस पे करते आए थे? कॉस्ट पे। या मैं कॉस्ट पे नहीं करके किस पे वैल्यू कर रहा हूँ? सेलिंग प्राइस पर। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट से ज़्यादा पे करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा? प्रॉफिट आएगा। एंड दिस इज व्हाट इज अलाउड। आप कहें अच्छा कॉस्टिंग में चलता होगा, व्हाट अबाउट अकाउंट्स? क्या अकाउंट्स में भी मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो सुनो भाई, ग्रुप 2 में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे अपन, AS7, विच डील्स विथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये उसी ने बोला है, कॉस्टिंग वाले उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब अपन AS की बात को फॉलो नहीं करवा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज दिस मैंडेट कि यस दिस इज टू बी डन, इट शुड बी डन, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। आपको हर साल प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करना ही होगा, एंड इट इज़ लॉजिकल ऑल्सो। देखिए, एक तो है कि आपने वो मिठाई वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने कहा अभी तक मिठाई बन के रेडी नहीं हुई है, ठीक है, आपने कहा हाँ भाई वो शक्कर तो मिला दी है मैंने, ठीक है, आधा काम हो गया है, वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लूँ क्या? नो, बिकॉज इट्स ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें आप एलिजिबल भी नहीं हो सामने वाले से पैसा मांगने का, इवन इफ 100% एडवांस भी ले लिया है और कल को मिठाई नहीं बन पाई तो पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। जबकि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर बन गया, अब सेकंड बने चाहे नहीं बने आपको रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। चलिए, अब अगले साल क्या होगा? ओपनिंग WIP 40, हाँ, क्लोजिंग का क्या करूँ? हाँ, आप कहेंगे सेकंड फ्लोर रेडी, तो 30, अरे 30 में तो लॉस आ जाएगा ना फिर। ये 40 प्लस, देखिए क्लोजिंग WIP हमेशा क्यूमुलेटिव होता है,
जैसे आप मान लीजिए इंटर पास करके फाइनल में पहुंचोगे, सपोज फाउंडेशन 1/3, इंटर 1/3, फाइनल 1/3, तो फाइनल में पहुंचने पे आप क्या कहोगे, आपकी सीए कितनी हो गई है, 1/3 या 2/3? 2/3 कहोगे, मतलब हमेशा क्यूमुलेटिव बात की जाती है। आप कहेंगे फाउंडेशन प्लस इंटर। वैसे ही अब सेकेंड ईयर में अगर मैं कहूँ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, अब मैं सेकेंड ईयर में आपसे पूछूं बताओ बिल्डिंग कितनी बन गई है, आप ये तो नहीं बोलोगे ना 1 फ्लोर बन गया है, आप क्या बोलोगे 2 फ्लोर बन चुके हैं, मतलब 2/3 रेडी हो चुका है। और 2/3 में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का कितना पैसा आ चुका है, 70। तो इसलिए अब ये वैल्यूएशन कितने पे पहुंचेगा भाई, 70, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर। तभी तो थर्ड ईयर में 100 आता है। थर्ड ईयर में 100 का मतलब क्या हो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। हाँ, 70 करने पे देखो भाई कितना प्रॉफिट आएगा, 2 लाख। आप कहीं खाली 2 ही आ रहा है, 2 ही तो आएगा। सेकेंड ईयर में कितना खर्चा किया, 28 लाख रुपए, उसके सामने कितने पैसे मिल रहे हैं, 30 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपए। थर्ड ईयर ना है 70 लैक्स, सामने 100 आना ही है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये 25। हाँ प्रॉफिट, हाँ 5 को दूसरी तरह के समझने का, सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में एक्सपेंडिचर कितना किया, 25, सामने कितना पैसा मिल रहा है, 30, प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लैक्स। अच्छा अब आप नेट प्रॉफिट को देखिए, फर्स्ट ईयर में 5, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 5, टोटल कितना हुआ। हाँ प्रॉफिट वही रहेगा, बस पहले वो थर्ड ईयर में आ रहा था, अब वो तीनों साल में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इस चैप्टर में बस इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो आप कहेंगे खर्चा जो किया डेबिट कर दो, सामने वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन हम आज तक समझते आए थे कॉस्ट पे ही होता है, वो फॉर ऑल अदर बिजनेसेस कॉस्ट पे ही होगा, पर ये बिजनेस में आई विल से वो किस पे होगा, सेल्स वैल्यू पे, प्रॉफिट जोड़ के सेल्स वैल्यू पे होगा। और वो इस लॉजिक पे डिपेंडेंट है कि प्रोग्रेस पेमेंट्स के रूल्स क्या थे। अब आप कहेंगे फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया, 40 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर रेडी हुआ कि नहीं हुआ ये कौन डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी है जी। आप कहें इसमें क्या दिख ही रहा है, देखो ना फर्स्ट फ्लोर बन गया। हाँ किसी को भी बुला लेंगे, रोक लेंगे रास्ते में, 1 मिनट रुक भाई देख कितना फ्लोर बन गया है, वही बता देगा, चलेगा ऐसे। कि फर्स्ट फ्लोर का भी टेक्निकल डेफिनेशन होगा ना, इट्स नॉट दैट कि हाँ आपने कहा 4 पिलर खड़े किए ऊपर छत डाल दी कि बाकी के बीच के पार्टीशन के वो तो होते रहेंगे, ठीक है। तो there has to be a definition, what is first floor completion, what is second floor completion, what is complete completion। तो उसके लिए ऑफ कोर्स फिर तो ये बाद में झगड़े हो नहीं है ना, तो जब एग्रीमेंट लिखा जाता है ना सब चीज़ें डिस्कस होती है। तो आप कहेंगे फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, कितना % हो गया, ठीक है, उसके लिए जनरली दे टेक अ सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट इंजीनियर, मतलब दोनों म्यूचुअली एक जने को डिसाइड कर देंगे, हाँ ये सर्टिफिकेट दे देगा। अब वो सर्टिफिकेट उसने दे दिया, हाँ साहब फर्स्ट फ्लोर रेडी, तो ये लो साहब 40 लाख। उसने कह दिया फर्स्ट फ्लोर का 90% वर्क रेडी, कहेगा 40 नहीं, कितने ले जा भाई, 36 लाख, तो फिर यहाँ पे 36 ही आएगा, कारण हम लेने के हकदार कितने हुए, 36। अब मन में आप भले ही कह दो मैंने तो पूरा काम कर दिया, ये आर्किटेक्ट बदमाश है, दे ही नहीं रहा है, वॉट इट मे बी, देयर मे बी सम सिचुएशंस, बट जितना उसने सर्टिफिकेट दिया आप कहेंगे उतनी हमारी सेल्स हो गई, टेक्निकली उतना मैं रेवेन्यू, उतनी मैं सेल्स क्या कर सकता हूँ, रिकॉग्नाइज। हाँ नाम सेल्स नहीं लिख सकता अभी मैं, क्योंकि बिल्डिंग उसको हैंडओवर नहीं करी, लिखूंगा वर्क इन प्रोग्रेस ही, पर उसका वैल्यूएशन कॉस्ट के बजाय किस पे कर दूंगा, सेल्स वैल्यू पे, तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट आना, अपना काम तो हो गया ना, प्रॉफिट तो आ गया, नाम से क्या रखा है। ओके, सो दैट वे वी हैव दिस अकाउंटिंग डन इन दिस चैप्टर। ओके, तो कुल मिलाकर के ये फर्स्ट चैप्टर लेने का ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें आपको कुछ नया फील नहीं होगा, ट्रेडिंग अकाउंट वाला ही कॉन्सेप्ट है। बस हाँ ये ज़रूर है, आप कहेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2-3 आइटम आते थे, खत्म हो जाता था, यहाँ 8-10 आ जाएंगे। जैसे अपन पेनल भी बनाते थे, ट्रायल बैलेंस में जितनी चीज़ें थी सब उठा के लिखते ही थे, यहाँ पे भी क्वेश्चन में जितने खर्चे दिए हुए होंगे सब उठा के लिखते जाएंगे। हाँ कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर का झंझट नहीं है, ये नहीं पहले मटेरियल ही लिखना पड़ेगा, पहले लेबर ही लिखना पड़ेगा, फिर खर्चे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, नथिंग, जैसे जैसे आया लिखते रहो। एक्सपेंसेस दुनिया भर के मिलेंगे, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, ये सुपरवाइज़र, ये मैनेजर, ये वो एक्स्ट्रा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे हमने काम करवाया, जॉब पे काम करवाया, जो भी खर्चे दिए हैं डेबिट करते गए।
सामने क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हुआ तो, और प्रॉफिट। हाँ, जनरली एग्ज़ाम में 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट आएगा। हाँ, वो 1 साल का फर्स्ट ईयर वाला भी हो सकता है, सेकेंड ईयर वाला भी हो सकता है, लास्ट ईयर वाला भी हो सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कोई भी पूछ सकते हैं, तो अपने तो खैर जो पूछा है वो बनाना है। सेकेंड ईयर का बनाएंगे, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपनिंग भी लिखना है, और क्लोजिंग में सिर्फ इस साल वाला नहीं, आज तक का जितना काम हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर टिल डेट वाला जोड़ के लिखना है। लॉजिक सिंपल सा है, जब इधर ओपनिंग लिखा है तो इसको वापस क्लोजिंग में तो लाना ही पड़ेगा, या तो ओपनिंग हटा दूँ तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इस साल वाला, बट वो इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 2 फ्लोर बन चुके हैं तो लिखना तो 2 फ्लोर ही पड़ेगा। तो वो कब होगा, जब ओपनिंग भी सामने लिखोगे। भाई ग्रेट एक्सटेंट देखिए, अकाउंट्स ओपन करते हैं ना, मैक्स ही तो चल रही है। मैंने अभी जैसे बताया 40 इधर लिखा, तो वापस इसलिए इधर 70 लिखा, इधर 40 हटा दूँ तो इधर कितना लिखूंगा, 30। नेट प्रॉफिट तो वही आएगा, पर लिखने का सही तरीका तो 40 और 70 है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक, बाकी अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।